वेलकम स्टूडेंट्स। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम देखेंगे यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स जो हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके अलावा हम यहाँ पर ऐसे भी टॉपिक देखेंगे जो ओवरऑल पूरी यूनिट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप देखते हैं यहाँ पर आपको यूनिट 4 में कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे डेटाबेस सिक्योरिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी, सेंसिटिव डेटा क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, मल्टी लेवल सिक्योरिटी क्या होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी डेटाबेस सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा टाइप ऑफ क्राइम्स, तो क्राइम्स कितने प्रकार के होते हैं, इथिकल हैकर्स क्या होते हैं, इस टाइप की चीज़ें कि क्रिमिनल्स क्या होते हैं, किस टाइप से क्राइम करते हैं, उनके बारे में ओवरऑल व्यू हम देखेंगे। इथिकल इश्यूज इन सिक्योरिटी, इथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं सिक्योरिटी में, और डेटा को प्रोटेक्ट किस टाइप से किया जाता है। तो आपकी छोटी सी यूनिट है और इसमें इस टाइप के टॉपिक्स है। इनमें मेन टॉपिक अगर आप देखेंगे तो डेटाबेस सिक्योरिटी, रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी आपका मेन है, सेंसिटिव डेटा है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्राइम है, इसके अलावा यहाँ पर प्रोटेक्टिंग डेटा, ये सब मेन टॉपिक आपके है। उसके बाद में अगली यूनिट हम देखेंगे यूनिट 5 कि यूनिट 5 में हमारे पास में नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में रहेगा, जिसमें मैं आपको फायरवॉल पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले जो वीडियो है उसमें एक फायरवॉल का वीडियो है वो पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में हम आगे के इसमें देखेंगे वीडियो उसमें कि क्या क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा यूनिट 5 पर। अभी जो वीडियो रहेगा पूरा यूनिट 4 पर रहेगा, और कोशिश की जाएगी कि यह 1 घंटे के अंदर अंदर बन जाए, या 1 या 1.5 घंटे का भी वीडियो हो सकता है। तो आप पेन और अपना पेपर साथ में लेकर के बैठे हो, जो मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा मैं आप उसको लिख ले और वीडियो को ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने का ये है, आप फ्री होकर के बैठे, इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको यूनिट समझ में आएगी, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा सिलेबस है ये किस लिए बना है वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का पहला टॉपिक डेटाबेस सिक्योरिटी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस क्या है। क्वेश्चन आपको आ सकता है डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हालांकि अभी पहली बार आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी से, पेपर पहली बार होगा। तो अगर आप देखें इसको, तो पहले क्वेश्चन हमको मिले नहीं है, पुराने प्रीवियस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पता नहीं है। तो हम टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन बना करके पढ़ रहे हैं। तो हम तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है, तो टॉपिक में क्या क्या कवर हो सकता है वो मैं आपको, जो मैक्सिमम कवर हो पाएगा मुझसे, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करूँगा। तो डेटाबेस सिक्योरिटी का मतलब, सबसे पहले हम डेटाबेस समझते हैं कि डेटा क्या है और डेटाबेस क्या है। तो जनरली आप पढ़ चुके होंगे डेटा और डेटाबेस। इससे पहले आपने पढ़ा होगा ओरेकल, ओरेकल में आप पढ़ चुके हैं। उसके पहले आपने माई एसक्यूएल पढ़ा है, वहाँ भी आप पढ़ चुके हैं। और फर्स्ट सेम में आई थिंक आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। तो आपको एक ब्रीफ नॉलेज तो हो गया होगा डेटाबेस और डेटाबेस सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि किस टाइप से डेटाबेस की सिक्योरिटी की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि, इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा होता क्या है एक्चुअली। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैंने एक पेन कॉपी ली, उसमें मैंने आपका नाम लिखा। मान लीजिए मेरे पास में एक पेज है, उसमें मैंने क्या करा है, आपका नाम लिखा है। ठीक है, ये आपका नाम है और आपका नंबर है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो आपका नाम और उसके सामने मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर। इसी कैसे मैंने 1 2 3 और ऐसे आगे बढ़ करके, हालांकि मेरा माउस काम नहीं कर रहा था, आप समझ सकते हैं यहाँ पर ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि जो लिखा है 1 2 3 4 करके मैंने यहाँ पर 100 कॉन्टैक्ट इकट्ठे कर लिए हैं। यही काम मैं मोबाइल में भी कर सकता हूँ, और यही काम मैं मोबाइल में भी कर सकता हूँ, और यही काम मैं अपने पेन कॉपी लेकर के डायरी में भी कर सकता हूँ। या आपने देखा होगा घर पर बेसिकली हर कोई नहीं करता, बाकी आज के समय में भी कुछ कैलेंडर पर एक हिसाब लिखा होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, कैलेंडर अगर आपके घर में होगा तो वहाँ लिखा रहता है दूध का हिसाब, धोबी या कपड़े का हिसाब, इस टाइप से लिखा रहता है, कैलेंडर पे ज़्यादा मिलता है। तो वो सब क्या है, वो सब स्ट्रक्चर्ड डेटा है। आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है, और उसी को हम बोल रहे डेटा का बेस। मतलब ये है कि ये जो है ना मेरा स्ट्रक्चर्ड डेटा है।
अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पहले पन्ने पे कॉन्टैक्ट लिखा ना, फिर चौथे पन्ने पे दूसरा कॉन्टैक्ट लिख रहा हूँ, तीसरा कॉन्टैक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, चौथा उधर लिख रहा हूँ, इस टाइप से नहीं। मैंने एक स्ट्रक्चर व्यू में उसको मैंने जमाया। ये पूरा स्ट्रक्चर व्यू में है, मैंने नंबरिंग की बाकायदा, उसके मैंने इंडेक्स लिखा, नाम लिखा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मेरे पास में अगर इंडेक्स जमा हो कि सबसे पहले ए वाला है तो ए के लिए 5 पेज है, फिर उसके बाद में बी नंबर का पेज चालू रहा तो बी 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 करके 5 पेज हो गए, फिर सी के लिए 5 पेज। तो इस टाइप से क्या हो सकता है कि मैंने पेजों पे इंडेक्सिंग कर दी। ये जो पेज नंबर है ऊपर मैंने पेज नंबर डालने की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ ए लिख दिया। तो अब यहाँ जितने भी कॉन्टैक्ट आएंगे वो ए नाम वालों के आएंगे। ठीक है, तो इससे वो सहूलियत मिल जाएगी मुझे खोजने में, जब भी मुझे खोजना होगा तो इसको खोजने में आसानी हो जाएगी। तो ये सारा काम जो होता है वो कॉन्टैक्ट का डेटाबेस बनाने के लिए होता है। अब एक्चुअल में हम कॉन्टैक्ट का डेटाबेस बनाते क्यों हैं, उसका कारण ये है कि जब हमें उस चीज़ को ढूंढना हो तो आसानी हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपने क्या करा है, कॉन्टैक्ट का डेटाबेस बनाया। अब इसमें आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट है और आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, तो ये छुपाओगे आप इसको। ठीक है, या आप दिखाना चाहते हो तो केवल कुछ व्यक्ति है उनको दिखाना चाहोगे। जैसे हमने बात की थी एक्सेस कंट्रोल की, तो आपने क्या करा, उसको तिजोरी में रख दिया। तिजोरी की जो लॉक की जो कॉम्बिनेशन है वो आपने किसको बता दी, केवल अपने जो बहुत ज़्यादा रिलायबल पर्सन है उनको आपने बता दिया। तो उससे क्या होगा, केवल वही पर्सन जो रहेंगे, मान लीजिए 3 पर्सन है, वो 3 पर्सन ही इसको ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा चौथा पर्सन इसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास में पासवर्ड नहीं है, एक्सेस कंट्रोल नहीं है। जो हमने कल पढ़ा था एक्सेस कंट्रोल देना, यूजर का एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और यूजर ऑथेंटिकेशन किस टाइप से हो रहा है, पासवर्ड के जरिए हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कल की यूनिट पे आपको यहाँ क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं जो हमने कल पढ़ा था, पिछले लेक्चर में देखा था। तो अब यहाँ, तो आप यहाँ देखते हैं कि जो डेटाबेस हमने बनाया है उसमें महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट है, उसका हमने बेस बन गया। अब डेटा का बेस मतलब क्या होता है, ठीक है, तो डेटा का मतलब होता है आपका महत्वपूर्ण डेटा, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी जानकारी हो वो सब हमारे लिए क्या है, डेटा है। और उसका बेस मतलब उसको किस तर्ज पे तैयार किया गया है। जैसे यहाँ पर हमने पूरी सीक्वेंस बना के तैयार की है, तो ये उसका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा का बेस हो गया है। और इसकी सिक्योरिटी क्या होती है, डेटा की सिक्योरिटी क्या होती है। अगर मैं बोलूँ कि डेटाबेस की सिक्योरिटी करना है, मतलब डेटा की सिक्योरिटी करना है। डेटाबेस में बहुत सारा अलग अलग प्रकार का डेटा हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, तो इन सभी को मिला करके भी एक डेटा बन सकता है। या डेटा कॉन्टेक्ट नंबर भी हो सकते हैं, या किसी का नाम आपके इंस्टीट्यूट में, जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब क्या है, हमारे लिए डेटा है। और उसको स्ट्रक्चर बेस में हमने क्या करा है, आपस में तैयार करके रखा है, इस टाइप से टेबल्स बना के रखी है, टेबल का फॉर्मेट बनाया। तो ये एक प्रकार से क्या स्ट्रक्चर डेटा है। और यही डेटा का क्या है, बेस भी है। उसका बेस मतलब मेन आधार के वो किस डेटा आपका किस बेस पर खड़ा है, तो टेबल के फॉर्मेट में खड़ा है, रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी होती है। तो डेटा इनकी सिक्योरिटी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, जैसे आपने कॉन्टैक्ट हमने बनाए हैं, कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाई है, तो उसमें हम सिक्योरिटी कैसे करें, हमने अलमारी में रख दी, उसकी चाबी हमने किसी एक व्यक्ति को दी जो हमारे लिए रिलायबल है, केवल उसी को दी। या हमने उसको तिजोरी में रख दी और उसके जो पासवर्ड कॉम्बिनेशन हमने मेन मेन व्यक्तियों को बताया है। तो उससे सिक्योरिटी हो रही है कि भाई जिन्हें एक्सेस करना है उस वक्त तो उनको वो मौजूद रहेगा डेटा। जैसे मुझे किसी का नंबर खोजना है, तो मुझे मेरे पास पासवर्ड मिला है, मेरे फ्रेंड ने मुझे पासवर्ड दिया है, ये है, तो मैं जा करके बकायदा मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, और उसके घर में जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूजर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि हाँ जो व्यक्ति आया वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली रूप से जा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन तो कर नहीं रहा हूँ, उसको मैं ऑनलाइन में देखेंगे। ठीक है, तो मैं फिजिकल रूप से गया वहाँ, मान लीजिए मेरा नाम ए है, तो मैं फिजिकल रूप से गया और मैंने जाकर के इस कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पासवर्ड डाला। तो देखो, एक तो मैं गया फिजिकल रूप से, तो मैं खुद आईडी हो गया, और मैंने पासवर्ड भी डाल दिया, तो यूजर ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर हो गया हमारा, थर्ड यूनिट में जो हमने देखा है। और दूसरी बात, यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटाबेस की सिक्योरिटी भी दिख रही है हमें कि हाँ एक व्यक्ति ने पूरा आईडी पासवर्ड डाल करके अंदर की ओर गया और उसको ले लिया। तो इन सबको हम कर क्यों रहे, ताकि कोई अदर व्यक्ति ना रोक पाए, मतलब कोई अदर व्यक्ति इस चीज को ना देख पाए। तो अगर कोई अदर व्यक्ति देखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनऑथराइज्ड यूजर या अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब ये होता है कि किसी और व्यक्ति जो उसके लिए, मतलब वो डेटा उसके लिए अवेलेबल नहीं है और वो उसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो क्या है, अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखिए, डेटा की सिक्योरिटी क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब आप क्लियर हो चुके होंगे डेटा की सिक्योरिटी किस टाइप से की जाती है। तो पहले तो हमने पासवर्ड की जरिए करी है, आगे और हम देखेंगे कि किस टाइप से की जा सकती है।
तो डेटा से सिक्योरिटी, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। डेटा सिक्योरिटी से डेटा की सुरक्षा है। इसका अर्थ क्या होता है? डेटा की सुरक्षा, यानी डेटा सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल डेटा यानी कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया डेटा को किसी भी अनऑथोराइज एक्सेस या मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें बदलाव करना है। एक तो देखो, अनऑथोराइज एक्सेस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति उसको एक्सेस करे, यूज करे, जो उसके लिए ऑथोराइज ना हो। ठीक है, तो ये हो गया अनऑथोराइज। दूसरा मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर देना। देखो, यूज करना, मॉडिफिकेशन और एक्सेस दोनों में अंतर है। एक्सेस करना मतलब सिर्फ उसका यूज करना, देखना डेटा क्या लिखा है, और मॉडिफिकेशन करना मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना। और करप्ट करना मतलब क्या, कि डेटा करप्ट हो सकता है आपका। ठीक है, डेटा करप्शन का मतलब ये होता है कि आपने पेन ड्राइव में अपना, मान लीजिए अपना आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, आज के समय में आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें से आपने पूरा की पूरा क्या करा, उस प्रोजेक्ट को कॉपी करा, अपने लैपटॉप से कॉपी करके आपने पेन ड्राइव में रख लिया। तो ये एक प्रकार से क्या होगा, बैकअप हो गया। अब वो पेन ड्राइव आपने रख दी संभाल के। अब हुआ क्या कि जो आपका सिस्टम था उसमें कुछ वायरसेस आ गए, या कुछ ग्लिच आने के कारण आपका जो सिस्टम में क्रैश हो गया, तो डेटा क्या हो गया, आपका करप्ट हो गया। मान लीजिए हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो अब डेटा क्या हो गया, करप्ट हो गया। अब आपको वो डेटा मिल तो सकता नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क आपकी हो चुकी है खराब। ठीक है, या हो सकता है पानी गिर गया हो उसके ऊपर, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, उस कारण से भी कुछ खराबी हो गई हो, कुछ भी कारण हो सकता है खराब होने का। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा कि आपका डेटा हो गया खराब। अब आपके पास अगर बैकअप रहेगा, ठीक है, बैकअप है, तो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं किसी और कंप्यूटर में। तो अगर आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो उसकी डेटाबेस सिक्योरिटी हो गई। मतलब ये है कि जब आप बैकअप भी लेते हैं तो वो भी एक डेटा सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। बाकी वो बैकअप आपको लेना कायम है, या तो डीवीडी में लेना है, या पेनड्राइव में लेना है, एसएसडी में लेना है। मतलब बैकअप लेना है आपको आपके कंप्यूटर से बाहर, यूं नहीं कि मेरे पास में डी ड्राइव में पड़ा है और मैंने ई में भी उसको कॉपी कर दिया, ये कोई बैकअप नहीं होता है। आप अपने एक कंप्यूटर में आप 1000 उसमें कॉपी भी रख दोगे तो बैकअप नहीं कहलाएगा, वो डेटा ही कहलाएगा। जब आप उसको ले करके बाहर लाओगे, आपके कंप्यूटर सिस्टम से बाहर आएगा जब डेटा, डीवीडी के फॉर्मेट में आ सकता है, प्रिंट के फॉर्मेट में आ सकता है। प्रिंट, अगर आप प्रिंट भी लेते हो तो भी अच्छी बात है। बाकी थोड़ी उसकी रिलायबिलिटी जो रहेगी वो थोड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि प्रिंट को आपको फिर तिजोरी में रखना पड़ेगा। बात वही हो गई, फिर वो मैनुअल काम हो गया, डिजिटल काम नहीं है। तो आप एक काम करो, आप क्या करो, उसको सिक्योर कर दो, आपकी पेन ड्राइव का पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दो और उसमें ले लो। कि आप डीवीडी बनाओ तो उसमें पासवर्ड लगा दो, आपके पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो, आप डेटा को इंक्रिप्शन लगा सकते हो, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इस टाइप के आप काम कर सकते हो जिससे डेटा आपका सिक्योर रहेगा। अगली बात, करप्ट होने से बचाया जा सकता है। डेटा सिक्योरिटी के अंतर्गत वह सभी जरूरी कदम उठाए जाते हैं और उन सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी मदद से कंप्यूटर डेटा को सुरक्षा प्रदान की जा सके। मतलब ये है कि आप कुछ भी ऐसा काम करते हो जिससे आपका डेटा सिक्योर रहता है, वो सारी चीजें कहाँ आती है, सिक्योरिटी के अंतर्गत। जैसे आपने अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा करके रखा, विंडो पे पासवर्ड लगा दिया, ये भी डेटा सिक्योरिटी है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए कि मान लीजिए आपने क्या करा, डेटा सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आपने विंडो पे पासवर्ड लगाया, वो भी आपकी एक प्रकार से सिक्योरिटी है। आपने इंक्रिप्शन किया, वो भी डेटा की सिक्योरिटी है। उसके अलावा आपने बैकअप लिया, ये भी डेटा की सिक्योरिटी है, क्योंकि आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। डेटा की सिक्योरिटी का मतलब ये है कि केवल आपको जब जरूरत हो उस वक्त आपको डेटा अवेलेबल हो और वो आप एक्सेस कर सको उसको, बस ये इसकी डेटा की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, मतलब आपके लिए अवेलेबल होना जरूरी है। अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है डेटा, तो फिर वो डेटा अनसिक्योर है, क्योंकि अगर आप भी उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको जब समय आया, आपको मान लीजिए आपने कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखे डायरी में, और वो डायरी किसी ने चुरा ली, या नहीं भी चुरे तो कहीं ऐसी जगह रख दी कि है, उसको मान लीजिए आपने बैंक के लॉकर में जाकर के रख दिया, बैंक का रविवार को बंद है, फिर आप क्या करेंगे? तो उस वक्त आपको डेटा इस्तेमाल नहीं हो पाया आपका, और फिर वो डेटा सिक्योरिटी से थोड़ा सा बाहर हो गया, ग्लिच आ गया, कि डेटा की अवेलेबिलिटी जो होती है वो उस वक्त आपके पास में मौजूद नहीं है। दूसरी बात, डेटा की इंटेग्रिटी भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि डेटा जो होता है उसकी इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो डेटा आपने लिखा है, जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, वो वैसा का वैसा सेम रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो, वो 100% वही रहे जो आपने लिखा है, वो डेटा की इंटेग्रिटी है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें होती है। अब डेटाबेस सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? सवाल आता है कि हम डेटाबेस की सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं। आज के समय में हर छोटा बड़ा कार्य, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, कंप्यूटर और ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा पूरा किया जाता है।
जिसमें सारा डेटा डिजिटल के रूप में सेव रहता है, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में रहता है, 101 के फॉर्मेट में या किसी भी तरीके से हो, डिजिटल फॉर्मेट में सेव है। अब जब सारा कार्य ही डिजिटल रूप में सेव रहता है तो यह जरूरी है कि उसे सुरक्षित भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो आपका अगर डेटा डिजिटल फॉर्मेट में है तो आपको उसको सिक्योर रखना ज़्यादा जरूरी है। ऐसे में डेटा के सुरक्षा को डेटा सिक्योरिटी सॉल्यूशन के द्वारा भी सेफ रखा जा सकता है। मतलब ये जो सॉल्यूशन है इनके बारे में बताया ना मैंने, बैकअप ले लो, पासवर्ड डाल दो, इस टाइप के सारे काम करो, डेटाबेस सिक्योरिटी के अंतर्गत काम करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरा माय कंप्यूटर है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ एफ लोकल डिस्क का एफ जी और के, ये तीनों पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अगर आप इनको ओपन करोगे तो यहाँ पासवर्ड पूछेगा, अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ तो ये अनलॉक होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा जो डेटा है वो एक हद तक सिक्योर हो गया। अब इस पासवर्ड को खोलने के बाद में अगर मेरा दूसरा अंदर का डेटा रहेगा वो भी इंक्रिप्टेड है, उसको भी मैंने इंक्रिप्शन लगा करके रखा है, तो वो डेटा हर कोई के पहुंच में नहीं रहेगा। नॉर्मली अगर इससे पहले अगर कोई व्यक्ति मेरा कंप्यूटर ओपन करता है तो सबसे पहले बूट पासवर्ड आएगा कि ये बूट के अंदर जो पासवर्ड होता है वो डालो। बूट पासवर्ड सही डाला तो फिर वो विंडोज का पासवर्ड पूछेगा, विंडो का पासवर्ड भी बाईपास करता है तो फिर वो यहाँ आकर के पासवर्ड मांगेगा, यहाँ का पासवर्ड डाल दिया तो फिर वो इसके अंदर 256 बिट की जो इंक्रिप्शन की लगा करके रखी है डेटा में वो जाएगी। तो इतना सिक्योरिटी डेटा की करने का क्या मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित रहे। अब मान लीजिए मैंने इसमें इंक्रिप्शन किया और मैं पासवर्ड भूल गया, अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो डेटा को मैं अब अभी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, जब मुझे जरूरत है उस वक्त एक्सेस नहीं हो रहा है, तो फिर वो डेटा किसी काम का नहीं। ठीक है, वो डेटा सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई है, क्योंकि उस वक्त वो डेटा मेरे लिए अवेलेबल नहीं है और किसी और के लिए भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए अगर उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो वहां पर डेटा बेस की क्या हो गई, यहाँ पर एक प्रकार से सिक्योरिटी में ग्लिच आ गया। और अगर वो डेटा किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है जो अनऑथोराइज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है, वो तो मैं चाहता हूं, बाकी मेरे लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो दोनों के लिए अवेलेबल ना है, जो एक्सेस ऑथोराइजर है उसके लिए भी नहीं है और अनऑथोराइज है उसके लिए भी नहीं है। तब डेटा क्या हो गया आपका, यहाँ पर करप्ट हो गया देखा जाए तो एक महीने से। तो डेटा सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपको इस टाइप से काम करना है, बैकअप लेकर के रखना और इस टाइप से काम करना जिसमें वो डेटा आपका करप्ट ना हो। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए अपना डेटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए अपना डेटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा आज के समय में सोना कहलाता है। ठीक है, आप इसको हीरा भी कह सकते हो, बाकी देखा जाए तो ये सोना है। सोना क्यों कह रहे हैं हम डेटा को, क्योंकि मान लीजिए आज के समय में कोई एक बड़ी फूड कंपनी का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, जोमेटो का नाम ले लेते हैं, ये हमने जोमेटो का नाम लिया। अब जोमेटो जो कंपनी है, ठीक है, ये एक फूड डिलीवरिंग कंपनी है, आपने बहुत एडवर्टाइजमेंट इसके सुने होंगे। इसके अलावा फूड पांडा है, एक फूड का पांडा कंपनी भी है। ठीक है, ये अपने क्लाउड किचन चालू कर रहे हैं। क्लाउड किचन का मतलब ये होता है कि सिर्फ वहां पर खाना बनेगा और वो केवल डिलीवर होगा, वहां आप जाकर के फिजिकल रूप से खाना नहीं खा सकते, उसको बोलते हैं क्लाउड किचन। ठीक है, ये टेक्निक इन्होंने इजाद करी है। क्लाउड किचन मतलब ये है कि आपका सेंटर जो आपका सिटी होगा उसके सेंटर में बहुत बड़ा किचन बनेगा। ठीक है, बाकी वहां से आप डायरेक्ट खाना नहीं ले सकते, आपको ऑर्डर करके ही बुलाना पड़ेगा, वहां से सारे ऑर्डर जाएंगे। तो वो एक प्रकार से एपी सेंटर बनेगा, वहां से आपका जो रहेगा पूरा ऑर्डर जाएगा। तो इसका एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं कि आज जोमेटो जो कंपनी है उसको ये पता है कि किस एरिया में क्या ज्यादा बिकता है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे बड़वानी का एरिया ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो बड़वानी में नहीं है ज्यादा, जहां पर जनसंख्या होती है वहां पर इसका यूज करते हैं डेटा का। ठीक है, डेटा माइनिंग का भी इसमें यूज करते हैं और डेटा साइंस का यूज करते हैं। इसमें एल्गोरिदम्स कुछ लगाई जाती है डेटा साइंस की। तो इसमें क्या होता है कि जो जोमेटो कंपनी है वो कंपनी क्या कर रही है, उसके पास में डेटा है आज के समय में कि किस जगह पर क्या ज्यादा लोग ऑर्डर करते हैं। ठीक है, वो कंपनी ने कैसे बनाया उसका बेस, उसका यूजर बेस ऐसे बनाया कि पहले उस कंपनी ने सारा को जो जितने भी एप्लीकेशन थे सारे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दी, कुछ ऑफर्स अच्छे दिए, उनको ये पता चल गया कि किस एरिया में क्या ज्यादा लोग ऑर्डर करते हैं। ये जब एक बार पता चल गया उनको कि किस एरिया में क्या ज्यादा ऑर्डर हो रहा है, तो उस डेटाबेस के हिसाब से वो कंपनी
से अगर कोई जा करके कंसल्ट करता है कि भाई मुझे इस एरिया में कौन सा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए जो चले, मान लीजिए चाइनीज खोले, ठीक है, साउथ इंडियन खोले, या अलग टाइप का जो अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट है, कुछ टाइप का किस प्रकार का रेस्टोरेंट अगर मुझे ओपन करना है जो चल जाए, तो वो इस कंपनी को पता है, क्योंकि ये कंपनी पहले फूड डिलीवर कर चुकी है। इसने आपकी जीपीएस लोकेशन से पता कर लिया है कि आप इस जगह रहते हो और आपको ये पसंद है। और ऐसे कैसे सारे यूजर्स जो है सब मिल करके जो एक उन्होंने एक उसका पूरा स्टेटिस्टिक्स निकाला कि सबसे ज्यादा क्या चलता है। तो अगर उस एरिया में अगर जहाँ आपको पता है कि इस एरिया में ये चीज ज्यादा चलती है और उस एरिया में अगर आप वहां पर वो चीज डालेंगे, तो सीधी सी बात है वो ज्यादा चलेगा, क्योंकि वहां पर उसका जो कस्टमर बेस है वो सबसे ज्यादा है। तो ये कंपनियां इसका यूज करती है डेटा का। तो डेटा आज के समय में किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बताया आपको कंपनी का नाम, और बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एलआईसी कंपनी है, अब वो अपनी जो नई नई पॉलिसी बनाती है वो किस आधार पे बनाती होगी, आपने सोचा है? वो अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर मशीन लर्निंग का यूज करके, डेटा साइंस का उपयोग करके अलग अलग एल्गोरिदम लगा करके बनाती है कि पहले के समय में हमने ये लॉन्च करी थी वो इतना चली, उसके समय में ये लॉन्च करा वो इतना चला। तो इस टाइप से ये अपने अपने एल्गोरिदम लगा लगा करके नई नई जीवन बिना बीमा कंपनी से या अलग कंपनियां हैं, ये अपना एल्गोरिदम लगाते हैं, तो उनके पास डेटा है इसलिए ये कर पा रही है। अगर डेटा नहीं होता तो ये काम नहीं कर पाती। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसकी सिक्योरिटी तो और ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसके लिए डेटा सेंटर लगते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, मतलब अथा डेटा इकट्ठा होता है, रोज का डेली का डेटा उसमें आ रहा है उनके पास में, और उनको रखना है संभाल करके, और जब जरूरत हो जब उसको यूज करना है, तो डेटा वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं। इसके अलावा जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, जैसे कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम, उनका एज ग्रुप, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, या ऐसी किसी प्रकार की जानकारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ओपन नहीं करना चाहेगी, ठीक है, किसी और को नहीं बताना चाहेगी, या खुद की जानकारी जैसे हमारी बैंक होती है। तो तो जो हमारे बैंक होती है, बैंक भी क्या करती है, कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो वो ओपन नहीं करना चाहेगी, जैसे अकाउंट नंबर क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका जो एटीएम कार्ड का नंबर क्या है, इस टाइप की बहुत सारी जानकारियां जो होती है वो यहाँ पर सिक्योर रखती है। हालांकि पासवर्ड सिक्योर नहीं रखती है, पासवर्ड जो होता है हमारा, इसको ये क्या करती है, आपने इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कुछ चीज़ें, उसमें क्या आपको मैंने बताया था कि एक मान लीजिए आपका ये जो पासवर्ड होता है यहाँ पर, ये जो आपका पासवर्ड है, इस पासवर्ड को क्या करते हैं, वो हैश फंक्शन से गुजार के इसकी एक हैश वैल्यू निकाल लेते हैं, और उस हैश वैल्यू को ये रखते हैं। जब भी आप पासवर्ड डालेंगे अपने, जो भी बैंक का या कुछ भी है, एटीएम का पिन है, वो जब भी डालते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर एल्गोरिथम रखती है मैथमेटिकल, और वो हेज वैल्यू में बदलता है, और उस हेज वैल्यू को वो मैच करते हैं उस हेज वैल्यू से जो आपने पुराना पासवर्ड रखा था। तो दोनों अगर हेज वैल्यू मैच हो रही है तो आपका पासवर्ड करेक्ट है, वरना आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है। अगर एक जरा सा स्पेस भी अगर आप लगा देते हैं तो भी उसकी हेज वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने आपको हेज वैल्यू और हेज फंक्शन के बारे में पूरा अच्छे से समझाया है। आप देखेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप इस जो वीडियो है, वीडियो को आप रिपीट भी देख सकते हैं बार बार। तो इस प्रकार का डेटा को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए डेटा सिक्योरिटी से जुड़े कुछ टेक्निकों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ताकि डेटा पर होने वाले सभी प्रकार के साइबर अटैक या डेटा करप्शन से बचाया जा सके। तो जो डेटा है उसको बचाने के लिए यहाँ पर साइबर अटैक्स और डेटा के करप्शन से बचाने के लिए हम यहाँ पर कुछ टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो डेटा की सिक्योरिटी के प्रकार कौन कौन से होते हैं हम यहाँ देखते हैं। तो डेटा की सिक्योरिटी के प्रकार जो होते हैं, मेन प्रकार जो हमारा है, पहला डेटा का बैकअप। मैंने आपको इससे पहले बताया डेटा का बैकअप क्यों जरूरी है, वही बात वापस से मैं रिपीट करता हूँ। यह डेटा सिक्योरिटी का सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण प्रकार है, क्योंकि समय समय पर डेटा का बैकअप लेना और उसे सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपके पास डेटाबेस का बैकअप नहीं है या डेटा का ही बैकअप नहीं है, और अगर आपका जो कंप्यूटर है या जहाँ पर भी आपने डेटा को यहाँ पर सेव करके रखा है, अगर वो करप्ट हो जाता है तो वो डेटा आप भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपको बताया कि जब डेटा यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो फिर उस डेटा का यहाँ पर कोई काम नहीं है, कोई औचित्य नहीं है उसको रखने का। तो ताकि किसी भी डेटा करप्ट या
डिलीट जैसी स्थिति में इसको बचाया जा सके। दूसरा होता है हमारा डेटा का इंक्रिप्शन। हमने डेटा इंक्रिप्शन बहुत बार पढ़ा है यहाँ पर। वो डेटा इंक्रिप्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें देख भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें हम इसको फिर भी एक बार इसका ब्रीफ इंक्रिप्शन देख लेते हैं। डेटा इंक्रिप्शन का, डेटा को इंक्रिप्ट करने पर वह एक ऐसे कोड में परिवर्तित हो जाता है जिसे किसी के लिए समझ पाना असंभव है। मतलब नॉर्मल यूजर अगर देखेगा तो उसको कुछ अजीब लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो डेटा को पढ़ पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और फिर डेटा को देखने के लिए उसे डिक्रिप्ट करना पड़ता है, फिर वो डेटा उसको समझ सकता है। बाकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में की का यूज होता है। जैसे हमने पढ़ा है पब्लिक की, प्राइवेट की, जो एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन हमने पढ़ा था, उसी के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, इसको इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। तो डिक्रिप्ट की जिसके पास रहेगी डेटा वो एक्सेस कर सकता है, जिसके पास डिक्रिप्ट की नहीं है वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। डेटा का इंक्रिप्शन करने के लिए कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला, डेटा मास्किंग। डेटा मास्किंग का मतलब ये होता है कि डेटा जो उसमें महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उसको छुपा देना। तो आपने देखा होगा कि जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ, तो वहाँ आपको मास्केड आधार कार्ड का एग्जांपल मिलता है। देखिए यहाँ पर हम एक बार यहाँ पर आधार की वेबसाइट खोलते हैं, आधार कार्ड, और जैसे हम डाउनलोड लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखेंगे जो यहाँ पर रहेंगे। आपका वर्चुअल आईडी, आधार कार्ड, और जब भी आप डाउनलोड आधार पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर 2-3 ऑप्शन यहाँ दिखते हैं। जैसे गेट आधार करा मैंने यहाँ पर, तो डाउनलोड आधार पर जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल दिखेगा यहाँ पर मास्केड आधार का। ये मास्क आधार क्या होता है या मास्केड आधार क्या होता है, तो इसमें जो आपकी मेन इंफॉर्मेशन होती है, जो आधार कार्ड का नंबर होता है, उसको छुपा दिया जाता है, मास्क कर दिया जाता है। या हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ को मास्क कर दिया गया हो, ठीक है। हालांकि अभी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, आप जा करके देख सकते हैं। डाउनलोड आधार में आपको मिल जाएगा मास्केड आधार, या मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर मास्केड आधार कार्ड, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, पहले भी सर्च हुआ है ये मास्केड आधार कार्ड किस टाइप से होता है। जो आधार होता है उसको हमको ऐसे कहीं पर भी डालना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी उसकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है। आपका आधार कार्ड नंबर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मास्केड आधार कार्ड का जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं कि किस टाइप से दिखता है। हमने सिर्फ यहाँ सर्च किया है मास्केड आधार, और आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे देखने को। ये देख सकते हैं आपने, यहाँ पर नेम को इन्होंने छुपा दिया है, डेट ऑफ बर्थ को छुपा दिया है, ठीक है। तो यहाँ नेम नहीं छुपता, ये इस टाइप से, ये क्या कर देते हैं, इस टाइप से आधार कार्ड के कुछ नंबर्स को छुपा देते हैं, जिससे क्या होता है कि सामने वाले का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ है ये तो दिख जाती है, बाकी उसका जो आधार नंबर है वो छुप जाता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा किया है, इन्होंने सारी चीज़ें छुपा करके एग्जाम्पल देने के लिए किया है। एग्जाम्पल है, ये किसी का आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये मास्क कर दिया, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्क कर दिया है, ठीक है। मास्क का मतलब इसको छुपा दिया है ये, तो इसी को बोलते हैं हम मास्केड आधार। तो जब हमारा डेटा मास्किंग की बात की जाती है तो उसमें हम डेटा को क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं डेटा मास्किंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिल्कुल असल डेटा की तरह ही एक हुबहू डेटा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की टेस्टिंग या ट्रेनिंग करनी हो तो करी जा सके। मतलब जो हमने अभी मास्क का आधार देखा वो एक्चुअल आपका आधार नहीं होता है, वो उसी डेटा, जो डेटाबेस है आधार का, जो डेटाबेस है वहीं से कुछ डेटा को उठा करके आपको एक हुबहू डेटा आपके सामने आधार कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा करने पर जो असल डेटा होता है, जो महत्वपूर्ण डेटा है, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है या छुपाया जा सकता है, ठीक है। तो असल डेटा आपको दिखाना नहीं है। होता क्या है, जो आपका डेटाबेस होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, और इस टेबल से जो महत्वपूर्ण डेटा है सिर्फ उसी को, स्ट्रक्चर डेटा जो होता है उसके महत्वपूर्ण डेटा को ही यहाँ से उठाया जाता है। मान लीजिए आपका नाम और आधार कार्ड के आखिरी के कुछ अक्षर उनको उठा लिए जाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उठाई जाती है, और एक नया डेटा बेस के आधार पर एक, मतलब एक नया आपका जो होता है मास्क का आधार यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमारा जो असल डेटा है वो यहाँ पर क्या होता है, छुपा होता है। हमारा जो असल डेटा है वो तो हमने छुपा दिया है, और आपको यहाँ पर हमने क्या करा है, केवल वही डेटा दे रहे हैं जो डेटा सामने वाले को
काम आएगा। तो आधार कार्ड नंबर तो किसी काम का नहीं है फिलहाल में, क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए ई-केवाईसी लगती है, इसलिए हम आधार कार्ड नंबर को छुपा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है, विस्तार से आप इसको समझाइए। तो इसमें भी डेटाबेस सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी जानकारी है। अभी हमने डेटा की सिक्योरिटी पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है। डेटाबेस सुरक्षा वह टेक्निक है जो जानबूझकर या आकस्मिक खतरों के खिलाफ डेटा को सुरक्षित या संरक्षित करती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी हैकर जो होगा वो जानबूझकर उस डेटा को करप्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने पढ़ा है रैनसमवेयर वायरस। रैनसमवेयर वायरस जो होता है या मेलवेयर होता है, वो क्या कर देता है, आपके सिस्टम में आता है। वो सिस्टम में आने के बाद में वो आपका जो डेटा, जो मेन आपका जो डेटा है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है। तो वो इनक्रिप्ट करने के कारण क्या होगा, जो आपका डेटा बेस है वो आप यूज नहीं कर पाओगे, आपका पूरा डेटा यूज में नहीं आएगा। तो जो हैकर होते हैं वो जानबूझकर भी इन कार्यों को अंजाम देते हैं जिससे हमारा डेटा क्या हो, खराब हो, जैसे रैनसमवेयर का हमने एग्जांपल देखा। इसके अलावा सुरक्षा चिंताएं प्रासंगिक होगी न केवल किसी संगठन के डेटाबेस में रहने वाले डेटा के लिए, सुरक्षा का टूटना अन्य सिस्टम के अन्य हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा सिक्योर वाली कोई चीज़ हो, एग्जाम्पल के लिए आपके पास में एक वेपन हाउस है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास एक वेपन हाउस होता है, उसमें सारे वेपन सिक्योर रखते हैं, और वो पहली बात तो उन चीज़ों को छुपा के रखते हैं कि वो वेपन हाउस है कहाँ। वो सामान्य मनुष्य जो होते हैं, नॉर्मल सिविलियन होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वेपन हाउस कहाँ है, ठीक है। तो पहली बात तो ये बात छुपा के रखना कि वेपन्स कहाँ रखे गए हैं। अगर वो पता चल जाए सामान्य व्यक्ति को तो हो सकता है वो जानकारी बाहर भी जा सकती है, विदेशों में जा सकती है, और उससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वेपन हाउस ही उड़ा देंगे। दूसरी बात, उन वेपन हाउस के अंदर भी क्या रखते हैं, हम सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है। तो वो सारी सिक्योरिटी किससे हो रही है, कोई मैनुअल सिक्योरिटी तो होती है, साथ में डेटा जो होता है उससे भी सिक्योरिटी होती है कि किस जगह पर कितना हमने मैनुअल जो डेटा होता है हमने रखा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक जगह है, वहां पर सारी चीजें जानकारी मौजूद है उस संगठन से रिलेटेड। तो उससे क्या होगा, अगर वो जानकारी किसी के हाथ लग जाए, वो जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी के हाथ में लग जाए, तो वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो नासा था, नासा में से 500 MB का डेटा चुरा लिया गया था। किसे चुराया, वो एक बोर्ड होता है, छोटा सा कंप्यूटर बोर्ड जिसको हम बोलते हैं रास्पबेरी पाई, उसके माध्यम से चुराया गया था, ठीक है, उसको फिजिकली रूप से इसको चुराया गया था। तो ये सारा काम जो किया गया था एक छोटे से बोर्ड के माध्यम से किया गया था। वो जो डेटा था 500 MB का बहुत ज़्यादा सिक्योर डेटा था, अगर वो बाहर चले जाता किसी के हाथ में डेटा, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था उस संगठन को, ठीक है। तो जो होता है संगठन, उसके जो डेटाबेस होती है, अगर वो थोड़ा सा भी ग्लिच होता है, टूटता है डेटाबेस के अंदर, अगर थोड़ा सा भी ग्लिच आ जाता है, तो उससे कारण क्या होगा, जो दूसरे अन्य हिस्से उनको भी नुकसान पहुंचता है, आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंच सकता है, और फिजिकली कुछ चीजों को भी नुकसान हो सकता है। आप समझ सकते हैं, जो अंततः डेटाबेस संरचना को प्रभावित भी कर सकता है। नतीजा जन डेटाबेस सुरक्षा में कई हार्डवेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर पार्ट्स, मानव संसाधन और डेटा शामिल होता है। कुशलता से सुरक्षा के उपयोग के लिए उपयुक्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मतलब इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए एक उपयुक्त नियंत्रण मतलब कंट्रोल की आवश्यकता होती है, जो सिस्टम के एक विशिष्ट मिशन या उद्देश्य से भिन्न होते हैं। तो इस बारे में हम विचार करते क्या है कि किस स्थिति में डेटा की सुरक्षा पर विचार करेंगे। पहली, चोरी या धोखाधड़ी, मतलब हमारा जो डेटा हो चोरी हो जाए या उस डेटाबेस के आधार पर कोई हमारे साथ में धोखाधड़ी करे। दूसरा, गोपनीयता भंग होना या गोपनीयता की हानि होना। तीसरा, गोपनीय डेटा का नुकसान होना, डेटा की इंटीग्रिटी, उसकी अखंडता का नुकसान होना, डेटा की अवेलेबिलिटी मतलब उसको अवेलेबल होना, उसका नुकसान होना। मतलब डेटा की इंटीग्रिटी मतलब ये है कि डेटा में कुछ चेंजेस कर दिया, उसकी अखंडता है ये, या कोई खंड उसमें से हटा दिया। या फिर डेटा की अवेलेबिलिटी मतलब पूरा की पूरा डेटाबेस ही अवेलेबल ना होना, तो इनका नुकसान हो सकता है। तो इन सभी पॉइंट के आधार पे हम देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है उसकी सिक्योरिटी की जा सकती है। यह सूचीबद्ध परिस्थितियां
ज्यादातर उन क्षेत्रों को दर्शाती है जिनमें संगठन को उस जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। जो ध्यान केंद्रित हमारा मेन है इन जोखिम को कम करने के लिए होता है। ये जो ऊपर आपने मैनुअल जो पढ़ा है, ऊपर जो